आज मौका है राज्य सरकार पर हल्ला बोलने का। आह्वान है राज्य सरकार का हल्ला बोलने में। आम किसान को, आम नौजवान को, आम मजदूर को, क्योंकि इस सरकार के लगभग 20 महीने के कालखंड के अंदर कोई वर्ग ऐसा बचा नहीं जो वर्ग त्रस्त नहीं हो। आपको याद होगा 34 दिन तक लगातार 5 सितारा होटल के क्वारंटाइन रहने के पश्चात, पॉलिटिकल क्वारंटाइन रहने के बाद ये सरकार अपने दड़बे से निकली और वैश्विक महामारी कोरोना का प्रबंधन आप देखिए। आज संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर रही है। मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोग आप 1,000 की संख्या को पार कर गए। दावा किया था सरकार के चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आबादी से, राजस्थान की आबादी से दुगनी स्क्रीनिंग करने वाली यह सरकार आज इस बढ़ते संक्रमण को रोक नहीं पा रही। आज चिकित्सालयों की दुर्दशा, क्वारंटाइन सेंटर यातना गृह बन गए, लोग तोड़ कर भाग रहे हैं। आइसोलेशन बेड नहीं, आईसीयू के बेड नहीं, लोग दर दर भटक रहे हैं। ऐसा प्रबंधन करने वाली इस सरकार के इस समय के अंदर, जब कोरोना ने आम आदमी की अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया, इस सरकार ने हाल ही में आम उपभोक्ताओं के 1,13,00,000 उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज के पश्चातवर्ती आदेश निकालकर 30 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त और बढ़ोतरी की है। आपको याद होगा फरवरी महीने के अंदर सरकार ने 14% विद्युत दरों के अंदर फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की, 70 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई और अब इस बार फिर फ्यूल चार्ज के नाम पर, एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक साथ 3 महीने के बिल में पेनल्टी के सरकार वसूल रही है। ये अन्याय है आम उपभोक्ता के साथ। किसान परेशान है। बिजली के बिलों में करंट आना प्रारंभ हो गया, तार से करंट गायब हो गया। वीसीआर के लिए दिन तय कर दिए, किसान को वीसीआर भरने के नाम पर लूटा जा रहा है। और यही नहीं, किसान के साथ साथ किसान के उपभोग में आने वाले डीजल, इस सरकार ने कोरोना के कालखंड के अंदर पेट्रोल और डीजल के अंदर जो वैट बढ़ाया, पेट्रोल में 12%, डीजल में 10%, रोड सेस के अंदर 50 पैसे प्रति लीटर, पूरे देशव्यापी आंदोलन करने का दावा कांग्रेस कर रही थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, पर चिंता के साथ आपने वेट की दरों को जो बढ़ाया, वो क्या राजस्थान के लोग भूल पाएंगे? आज राजस्थान के अंदर 33 जिलों में, 32 जिलों में टिड्डी का कहर है। खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पिछली बार 1,000 से ज्यादा करोड़ की फसलें टिड्डी लील कर गई। आज टिड्डी नियंत्रण का दावा केंद्र सरकार पर उनके डालने के अलावा सरकार मूल अपने उद्देश्य से भटक रही है। राजस्थान पेस्टिसाइड एक्ट 1951 ये कहता है कि सरकार का दायित्व है टिड्डी के नियंत्रण के लिए जहां किसान की फसल उगी हुई है, परंतु सरकार को बेपरवाह है सरकार। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जिस जिले से मैं आता हूं, 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर धरने चल रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं, किसान ने अपना प्रीमियम जमा करा दिया पर प्रीमियम पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ, किसान महरूम रह गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए। इसके साथ ही राज्य सरकार ने केंद्रांश अपना जो राशि है प्रीमियम की, वो जमा नहीं कराई। आज भी खरीफ 2019, रबी 2019, रबी 2020 के लाखों किसान भटक रहे हैं। उनकी फसल बीमा योजना के पैसा इसलिए नहीं मिल रहा, फसल बीमा योजना के अंदर राज्य सरकार का राज्य सरकार ने जमा नहीं कराया। किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ करने का दावा किया था इस सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं, उन 22 लाख किसानों के बारे में सरकार क्या कर रही है, जिन्होंने वाणिज्यिक बैंक से, अनुसूचित बैंक से, नोटिफाइड बैंक से, ग्रामीण बैंकों से लोन ले लिया। सरकार बीडी कल्ला कमेटी बनाकर इस सारी बात को भूल गई। ये नाइंसाफी है, दगाबाजी है। और उसके साथ संविदा कर्मियों को नियमित करने का दावा इसी सरकार ने किया था।
आज 1 लाख से ज्यादा संविदाकर्मी उस बात को जो रहे हैं। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात 3500 रुपए महीना की आज कपोल कल्पित साबित हुई। 28 लाख के बेरोजगार है राजस्थान में, 67,000 लोगों को भत्ता दिया, वो भी 1 साल का, वो भी अभी अभी आपने बंद कर दिया। अपराधों की तो बात मैं क्या करूं, राजस्थान अपराधियों की ऐशगाह बन गए। सरकार की सरपरस्ती के अंदर अपराधी बेकाबू हो गए। अगर इसी साल की 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक की मैं बात करूं, 1,70,000 अपराध दर्ज हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट कह रही। उसमें से 41,600 लोगों का चालान, बाकी पुलिस की गिरफ्त के बाहर। ये किस प्रकार का शासन है? कानून कहां चला गया? ये कानून का शासन है जहां बजरी माफिया बेखौफ है, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। शराब माफियों की समानांतर सरकार चल रही है, थाना बिक रहा है, कचहरी बिक रही है, बड़े सो पाओ। आज भी पपला जैसा आतंकवादी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया, चला गया, ले छुड़ा के ले गए, पुलिस उनको नहीं ढूंढ रही है। पुलिस जब पाए हिल रहे थे सरकार के, तब अपने से विद्रोही अपने एमएलए को ढूंढने के लिए सारी पुलिस लगी हुई थी। मैं समझता हूं जिस सरकार की बुनियाद अंतर्कलह पर है, जिस सरकार के चलते आम आदमी परेशान है, आज विकास का काम रुका पड़ा है। 1,10,000 की वार्षिक योजना सरकार कैसा पूरा करेगी? यक्ष पर्सन है। आज पंचायत राज संस्थानों में जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से उनका वैधानिक अधिकार था, मैं पूछना चाहता हूं 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 1,034 करोड़ रुपए आपने ग्राम पंचायतों के सरकार ने क्यों रोके? सरकार का विश्वास विकास में है ही नहीं। आज अभी सरकार ने विधानसभा का ये सत्र चला, छोटा सत्र चला, कोरोना की छाया में सत्र चला। हम मांग करते चले गए, हम शून्यकाल चाहते हैं, हम प्रश्नकाल चाहते हैं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं। एक ही दिन के अंदर 13 बिल रखे जाने, उनका पालन कराना, रिकॉर्ड बना दिया सरकार ने। और 5 बिल ऐसे जो अचानक उसी दिन रखे गए। उनमें एक बिल के माध्यम से जो गौशाला संवर्धन के शासनकाल के अंदर जो डेडिकेटेड फंड बनाया गया था, स्टाम्प ड्यूटी पर, एक्साइज ड्यूटी पर सेस लगाकर 10%, उसको बढ़ाकर 20% कर दिया और खोल दिया दूसरे कामों के लिए। इस सरकार का गौ संवर्धन के लिए कोई विश्वास नहीं है। मैं समझता हूं जिस सरकार ने सरकार बनाने के लिए 5% मत अधिक लेकर सरकार बनी, नौजवानों को जिन्होंने सपना दिखाया बेरोजगारी दूर करने का, आज उस सरकार के सामने बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। किसान बर्बाद है, टीडी से बर्बाद है। किसान के साथ आम उपभोक्ताओं को बिजली की दरें बढ़ा दी। आज हल्ला हम सब लोग मिलकर बोलें, इस सरकार को नष्ट नबूद करने के लिए बोलें। ये आवाज राजस्थान के हर कोने से उठनी चाहिए। आओ हम सब मिलकर गांव से निकलें, आवाज को बुलंद करें, शहर के नुक्कड़ से निकलें और सरकार को चूल्हा हिलाने के लिए इस कार्यक्रम में सहभागी बने। मैं समझता हूं आप और हम सब लोग मिलकर इस गली सिली सरकार को एक धक्का जरूर लगाएंगे। हम सब लोगों का सहयोग रहेगा, सरकार को रास्ते पर लौटना पड़ेगा। आपका अपना राजेंद्र राठौड़ इसी एक निवेदन के साथ। राजस्थान सरकार को बने लगभग 20 महीने पूरे हो गए और इस 20 महीने में कांग्रेस कोरोना के इस 5 महीने के कारण से अपनी सारी असफलताओं को छुपाने का प्रयत्न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार वाले सत्र में जनता से संबंधित समस्याओं को उठाना कोरोना के कारण से और वहाँ की व्यवस्था के कारण से उन विषयों को नहीं उठा पाया। लेकिन सच में यह है कि इन 20 वर्षों में 20 महीनों में जो सरकार ने जनता के साथ छलावा और ठगाई की है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी 28 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक जनता की समस्याओं को उठाने के लिए विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन जन समस्याओं के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष के लिए आह्वान किया है। और उसी के तहत मैं आज राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी को इस बात की चुनौती देता हूं कि आपने जिन बातों को लेकर के राजस्थान में अपनी सरकार बनाई है, कम से कम आप उनमें क्या किया है वो जनता के सामने रखिए। हम उन्हीं बातों को लेकर के आपको बार बार आगाह कर रहे हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है।
आपने कहा था 5 साल तक बिजली का दाम नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन सच बात यह है कि आपने इन 20 महीनों में उपभोक्ता की कमर तोड़ के रख दी। किसी पैसे वाले को 2000 रुपया ज़्यादा आ जाए, समझ में आएगा, वो चला लेगा, लेकिन जो रोज़ लाता है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, जिसके केवल 2 घर के अंदर कमरे हैं, 2 पंखे और 4 लाइटें हैं, उसका भी अगर बिल आपका महीने का 4000 और 5000 आ गया तो फिर वो रोटी खाना बंद कर देगा। और मैं सोचता हूँ इस समय इस बिजली के कारण से सारे राजस्थान की 1,50,00,000 जो कनेक्शन हैं, छोटा हो या बड़ा हो, उद्योग वाला हो या खेती वाला हो, सब त्राही त्राही कर रहे हैं। और वादा तो ये किया था कि मेरी सरकार 5 साल तक बिजली का कोई दाम नहीं बढ़ाएगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा निकला है। मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन बताऊं, जिसका 500 यूनिट अगर महीने का भी खर्च करता है तो केवल और केवल आपने ये जो विद्युत चार्ज जो लगाया है उसके तहत 11,700 रुपये का अतिरिक्त भार आता है। जो रेट बढ़ाई वो अलग है, बाकी चीज़ें आपने और कुछ लगाई वो अलग है। तो मैं सोचता हूँ इस समय जो बिल लोगों के हाथों में पहुँचा है वो करंट मार रहा है। किसी को 20,000 का आया, किसी को 25,000 का आया, जिसके घर में कमाने का ही 10,000 रुपया महीना मुश्किल से हो रहा है इस कोरोना के टाइम पर, और आपने एकदम सब सारे के सारे 4 महीनों के बिल साथ ला। आपने कहा था किसानों का हम सब प्रकार का कर्जा माफ़ करें, वो बिल्कुल धोखा छलावा निकला। मैं आपको बार बार विधानसभा में भी इस बात के लिए चुनौती दे चुका हूँ कि पिछली सरकार ने जो उस समय 50,000 तक का कर्जा माफ़ किया था किसानों का, उनको छोड़ दो, अलग निकाल दो। उसके बाद आपने अपने आने के बाद उस संख्या के अतिरिक्त किन लोगों को आपने कर्जा मुक्त किया है उसकी एक जिले वाइज फहरिस्त जारी कर दो, जिससे लोगों को समझ में आ सके कि वास्तव में आपने किसान के साथ कुछ उसकी मदद की है या वास्तव में उसके साथ छलावा किया है। टीडी ने सारा किसान की 32 जिलों में किसान को बर्बाद कर दिया। आपके पास आपदा राहत का 2700 करोड़ से भी अधिक पैसा पड़ा है, लेकिन आपने उसमें उसकी मरहम लगाने का भी काम नहीं किया। ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया तो केंद्र सरकार का पैसा है। आपने अगर ट्रैक्टर के ऊपर मशीन लगा स्प्रे किया तो उसके कारण से किया। आप और आपकी सरकार तो केवल केंद्र के साधनों के आधार पर नाचते रहे और कहते ही गए हम कुछ कर रहे हैं। सच में उसमें भी आपने असफल हुआ। आपने उस नौजवान को आपने उसकी कौनी में गुड़ लगा दिया था, कहा था हम सब बेरोजगारों को 3,500 रुपया महीना देंगे। मेरी आपको चुनौती है, विधानसभा के माध्यम से भी मैंने आपसे पूछा है और अभी मेरे प्रश्न के जवाब में भी आपने दिया है कि जितना पैसा हम जितने लोगों को 80,000 लोगों को हम पहले से ही इस प्रकार का वजीफा दे रहे थे, आपने केवल उसमें 65,000 लोगों को अतिरिक्त वजीफा दिया, जबकि राजस्थान में 27 लाख ऐसे पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट से ऊपर है जिनको ये वजीफा मिलना चाहिए। उस बारे में भी आप बिल्कुल मौन बैठे हैं, किसी प्रकार की कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं। मैं सोचता हूँ आपने जितने भी संविदा पे लगे हुए थे उन सबको कहा कि हम आपको सबको परमानेंट कर देंगे। अब आपकी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा तो निकल गया, उसमें तो अभी तक आपको कर नहीं पाए, केवल मीटिंगें कर रही है, परिणाम आपका कुछ आया नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि वास्तव में आपने कहा था कि हम 1,70,000 भर्ती करेंगे। ईमानदारी से बता दो, आपकी सरकार ने विज्ञप्ति निकालने के बाद आपकी विज्ञप्ति से राजस्थान में कितने बच्चों को नौकरी मिली है? ये नौकरी पिछली विज्ञप्ति जो जारी हुई थी, जिसमें परीक्षाएं हो चुकी थी, जिसमें कुछ में इंटरव्यू हो गए, किसी में कोर्ट के कारण से केस फंसा हुआ था, वो भर्ती छोड़ दो, अलग निकाल दो। तो आपने उन बच्चों के साथ भी एक तरह से छलावा किया है। विशेष करके इस कोरोना के समय में आपने सारी दुनिया में और देश में एक नाम कमाने का प्रयास किया कि जितने भी लोग है ना राजस्थान में आना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ। 12.5 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिया। आपने कहा बसें लगाएंगे, ट्रेनें लगाएंगे। ईमानदारी से आंकड़ा दे दो मुझे कि वास्तव में ट्रेन के माध्यम से राजस्थान के कितने लोगों को राजस्थान सरकार, जिसमें केवल आपका पैसा 15% लगता है, 85% तो केंद्र सरकार का, फिर भी चलो मान लें, आप कितने लोगों को लाए? बसों के माध्यम से आपने कितने लोगों को लाए इसका फिगर दो। आपने कहा 4,000 बसें लगाएंगे, लेकिन लोग पैदल चलते हुए रोज आए, अपने बच्चों को कंधे पे तोप करके और सर पे गठड़ी ला के। आपने कहा था कि हम
है ना उस पर एसडीओ को खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ राजस्थान में इतने लोग जो पैदल गुजरे हैं उनमें से किस किस एसडीओ के खिलाफ आपने कार्रवाई की, ये एक झूठा साबित हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आप, और एक चुनौती आपको मैं और दे रहा हूँ जिसको आप मेरा जवाब देना, ये जितने आपने इस समय जो उद्घाटन किए ना बिल्डिंगों के, मेरे यहाँ भी आपने सुपर स्पेशलिटी का किया, राम धर्म से ये काम 2016 का था कि नहीं था, और 16 से चलते हुए काम को किया कि नहीं किया। राजस्थान में अब तक जितने भी भाटे आपने लगाए हैं वो सब पिछली सरकार के समय घोषित बजट के आधार पर चलने वाली योजनाओं को जो अब पूरा हुआ है उसका है आपके पास। आपने मेरे शहर उदयपुर में ही एक छोटी सी घोषणा की थी पहले बजट में आपका जब सरकार बनी कि 50 करोड़ रुपया हम उदयपुर की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुधारने के लिए देंगे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं भगवान के लिए एक पैसा भी राजस्थान के उस 50 करोड़ में से उदयपुर में 1 रुपया भी कहीं लगा हो तो वो हमें दिखा दो। आपने कहा जयसमंद से पानी लाने के लिए 251 करोड़ की योजना स्वीकृत कर दी, वो है कहाँ? अभी तक तो कोई धरती पर हमें दिखाई नहीं दे रही। तो मेरी आपसे कहना है कि आप 2 बजट आपने रख चुके हैं, इन दोनों बजटों में मैं सोचता हूँ आपने कोई काम धरती पर उतारा हो मेवाड़ में तो उसका नाम बताइए। आप डूंगरपुर के है ना वहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, उसका भाटा आप है ना उसका लोकार्पण आप कर रहे हो, पर ये तो पिछली सरकार के समय स्वीकृत था, बिल्डिंग बनना शुरू हो गया था, ये केवल भाटा लगाने का काम मात्र हुआ है। और आप ये जो बात उस दिन आपने कही कि राजस्थान में 15 मेडिकल कॉलेज मिले, 15 नहीं है, जब से लेकर राज आपने प्रारंभ किया तब तक राजस्थान में 7 मेडिकल कॉलेज थे, और उसके बाद 23 मेडिकल कॉलेज अगर किसी ने दिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो 2014 से लेकर के अब तक जो स्वीकृत किए हैं उसका श्रेय उनको जाता है। मैं तो आपसे इतना ही विनम्र कहना चाहता हूँ, हमारा ये आंदोलन अलग अलग चरणों में चलेगा। मैं अपने सब कार्यकर्ता बंधुओं से भी, जनता से भी आग्रह करता हूँ, इस बिजली के करंट से अगर आपको मुक्ति पानी है तो मन वचन से आप सब लोग ईमानदारी से सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, सरकार के सामने इस बात की मांग रखनी पड़ेगी। और मैं सोचता हूं कि अगर किसी का भी कनेक्शन काटने के लिए कोई अधिकारी आ जाए तो गांव के सब लोग हिम्मत के साथ खड़े हो जाओ। जिस सरकार ने कहा था हम बिजली का एक दाम नहीं बढ़ाएंगे, आज वो जिस प्रकार के बिजली के बिल भेज रहा है वो गरीब की सीमा से बाहर है। जो किसी बनिए की दुकान पर या किसी होटल पे काम करता है उसको मुश्किल से 8,000 और 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह भी उसे 5 महीने से नहीं मिल रही। ऐसे समय में आपका ये 10,000 का बिल, वो जहर खा के मर सकता है लेकिन बिल नहीं चुका सकता है। इन समस्याओं को समझने का प्रयास करिए। इस संकट के कोरोना के समय में जो आदमी की कमर टूटी है, ऐसे समय में इस प्रकार के बिल भेज करके आप राजस्थान की जनता के साथ इस प्रकार का ठगाई का काम कर रहे हो, और किसान भी अपने आप में ठगा महसूस कर रहा है। मैं सोचता हूँ इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी है ना 28 तारीख से लेकर के 4 सितंबर तक जनता की समस्याओं को लेकर है ना जनता सड़क पर आ रही है। मैं आप सब जनता से भी प्रार्थना करता हूँ मन से सहयोग करें। फिजिकली आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना की महामारी में हम उन सब नियमों का पालन करना पड़ेगा जिसको साथ रहते हुए हम आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। लेकिन आप मन से हमें आशीर्वाद दें, इस बात के लिए मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं। और सरकार को एक बार फिर सावधान करता हूं कि अपने कार्यकाल का 1/3 हिस्सा चला गया, अब केवल 2/3 बचा है। इस 2/3 में जनता को किए हुए जो वादे हैं, जिसको आपने राहुल गांधी जी ने आकर के यहाँ भाषण में जो जो बातें कही थी, हम 20 महीने में आपको न्याय देंगे, वो न्याय तो कहाँ गया, केवल उसकी ज़िंदगी चलाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में आप अपनी कई हुए वादों के ऊपर पालना पर आ जाएं ताकि जनता को सड़क पर आकर के युद्ध न लड़ना पड़े। इतनी बात कह करके मैं आप सबसे एक बार फिर विनम्र निवेदन करता हूँ, विशेष करके बिजली के बिल को तुरंत रोक दो। बिजली के बिल जमा कराना जनता के बस में नहीं है। जनता सड़क पर आएगी, गांव में आमने सामना हो जाएगा। मैं सोचता हूं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के पहले इस स्थिति को संभाल लेना बुद्धिमानी होगा। जय हिंद। मैं सबसे पहले आज आपको सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आस्थाओं का देश है और करोड़ों देवी देवताओं की हम लोग उपासना करते हैं। धर्म और अध्यात्म ये हमारे समाज की ताकत है, भारत की ताकत है। ऐसे ही
अनेक ऐसे मानव जिन्होंने लोक कल्याण के उत्थान के काम किए और आगे चलकर वो लोक देवता कहलाए, उन्हीं में से एक गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले तेजाजी महाराज को आज दिग दिगंत पूजता है। बाबा रामदेव जी महाराज, गोगा जी, बाबू जी, धन्ना भगत, अनेकों ऐसे लोक देवता जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हम सब का गौरव है कि तेजाजी महाराज राजस्थान के जन जन के लोक कल्याण की आस्था के प्रतीक हैं। मित्रों, आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूं हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। हल्ला बोल शब्द आक्रामक लगता है, पर इसके पीछे पीड़ा भी दिखती है। आज हम लोग विवश हुए कि 20 महीनों की राजस्थान की मौजूदा सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जादूगर की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, एक ऐसी पार्टी की अगुवाई वो कर रहे हैं जो 1885 में बनी, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे महात्मा गांधी के नेतृत्व के बाद अनेक वर्षों तक एक विशेष पहचान बनाते हुए, लेकिन एक समय था जब कांग्रेस प्रासंगिकता होती चली गई। उन्हीं के हिस्से में आपातकाल है, उन्हीं के हिस्से में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग है, उन्हीं के हिस्से में अराजकता है, उन्हीं के हिस्से में भ्रष्टाचार है। और इसीलिए कहा जाता है कि इनके अधिकांश नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। दर्द होता होगा उनको ये सुनकर, लेकिन ताज्जुब की बात है कि दिल्ली में जिस तरीके का विग्रह खड़ा हुआ और लोगों ने गैर गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष की कोशिश की, पार्टी के भीतर जो पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की बात करती थी, आज पूरी दुनिया ने उसकी सच को जाना है। राजस्थान में टुकड़ों में, गुटों में बटी हुई और टूटी हुई कांग्रेस पार्टी, देश में इसी तरीके से विग्रह के शिकार कांग्रेस पार्टी कैसे देश का और राजस्थान का भला कर पाएगी, ये आज का यक्ष प्रश्न है। लेकिन रीति नीति, विचार और व्यवहार से देश में नकार दी गई कांग्रेस पार्टी आज मात्र 3.5 प्रदेशों में सत्ता पर काबिज है, जिसमें राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है। आपने पिछले दिनों देखा, शायद विश्व का ये रिकॉर्ड होगा कि कोई पार्टी, कोई सरकार कैसे बाड़े में बंद रह सकती है। 34 दिन में बाड़ेबंदी का ये रिकॉर्ड शायद विश्व रिकॉर्ड जादूगर के नाम ही रहेगा। लेकिन दशा क्या थी कि इस 34 दिनों में राजस्थान में कोरोना का प्रकोप था, और आज जब मैं आपसे रूबरू हूं, 76,000 से भी ज्यादा संक्रमण के मामले और 1,000 से ज्यादा मौतें, और उसमें भी मंत्री जी की सरकार की कलाकारी देखिए, 400 मौतों का रिकॉर्ड नहीं। तो कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी है, इसलिए मैं सबसे पहले जिनसे संवाद कर रहा हूं उनसे ये गुजारिश पेश करूंगा कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, संक्रमण कम नहीं हुआ है, चुनौती कम नहीं हुई है। इसलिए सरकार उपाय करे न करे, लेकिन आम जन को सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजर और बार बार हाथ धोने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन कोरोना ने इस सरकार के प्रबंधन की पोल खोल दी। जिस तरीके से कुप्रबंधन हुआ स्क्रीनिंग में, सैंपलिंग में, टेस्टिंग में, और लगातार अभी हम देख रहे हैं कि प्रदेश में वेंटिलेटर्स की और आईसीयू बेड्स की कमी लगातार होती जा रही है। अभी भी सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है, लेकिन कोरोना के मामले में मुख्यमंत्री निवास भी अछूता नहीं, स्वास्थ्य विभाग का महकमा अछूता नहीं, स्वास्थ्य विभाग के महकमे के अधिकारी अछूते नहीं। इसलिए कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये सरकार न्याय करेगी। और न्याय की जब बात आई तो मैं पिछले 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी का वो पंचलाइन सुन रहा था, अब होगा न्याय। लेकिन राजस्थान की जनता पूछती है, 20 महीने हो गए, कब होगा न्याय?
क्योंकि उन्हीं राहुल गांधी जी ने घोषणा करी थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 10 दिन में किसानों का कर्जा तो माफ नहीं हुआ और आज भी 22 लाख किसान किन्हीं किन्हीं बैंकों के उन कर्जे के जाल से मुक्त हुए नहीं है। इस प्रदेश में आप लोगों ने लगातार देखा और सुना होगा, चाहे साहूकार के कर्जे से, चाहे बैंकों के कर्जे से, चाहे तंगी से, चाहे बेरोजगारी से, चाहे कोरोना से, आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न उन व्यवस्थाओं से परिवार के लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं, किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं। तो ये सरकार कब न्याय करेगी? मित्रों, आज खास तौर पर मुद्दे तो बहुत हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भाषण और बयानबाजों की पार्टी है और एक और नया तरीका निकाला है इन सारे मुद्दों को ध्यान बटाने के लिए, जनता को ये मानते हुए कि हम उनको फुसला सकते हैं, क्योंकि फितरत ऐसी रही है, किसानों के वोट महज इसलिए मिले उनको कर्जा माफी के नाम पे। इसलिए जब कोई ऐसा अवसर आता है तो या तो वो प्रधानमंत्री जी को तोहमत देते हैं या भारतीय जनता पार्टी को तोहमत देते हैं, उनको दोषी मानते हैं। लेकिन ये तो जनता साफ देख रही है कि दुनिया के 44 देशों की आबादी के बराबर भारत देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का प्रबंधन हुआ, जिस देश में पीपी किट नहीं बनते थे, जिस देश में फेस मास्क की कमी होती थी, जिस देश में वेंटिलेटर्स की कमी थी, भारत आज ऐसी परिस्थितियों में भी, इन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते, बड़ी आबादी, बड़ी चुनौतियां, उनके बावजूद भी आज एक किस्म से कोरोना वॉरियर बनकर उभरा है। मैं राजस्थान की बात कर रहा था मित्रों। बिजली इस समय बड़ा मुद्दा है और इस बिजली के मुद्दे पर इस सरकार ने कहा था अपने जन घोषणा पत्र में, पेज नंबर 17 पे, जन घोषणा पत्र की पृष्ठ संख्या 17 पे, पैरा 1 पे, कि हम बिजली के मामले में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर कितना बनाया आप सब जानते हैं, किस तरीके से कटौती, अघोषित कटौती, और किस तरीके से लगातार उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे। लेकिन मित्रों, इस कोरोना के कालखंड में सबसे ज्यादा मार किसी को पड़ी है तो राजस्थान के 1 करोड़ 40 लाख के लगभग उन उपभोक्ताओं पर पड़ी है, जिसमें किसान भी शामिल है, जिसमें व्यापारी भी शामिल है, जिसमें दुकानदार भी शामिल है, घरेलू उपभोक्ता भी शामिल है। एक ऐसी मार जिससे उबर नहीं पा रहे। लेकिन सरकार अभी भी या तो आंकड़ों का खेल खेल रही है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि बिजली की दरें घटाना हमारे बस में नहीं। ताज्जुब होता है इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयानों से। अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसी भी तरीके से इस मामले में आश्वस्त नहीं किया, क्योंकि सामान्य परिस्थितियां होती तो कंज्यूमर्स, उपभोक्ता अपने बिल जमा करा ही रहे थे। लेकिन कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने मांग की थी जनता की तरफ से कि आप 4 महीने के बिल्स को माफ कीजिए, एक तरफ। दूसरी तरफ किसानों को जो 833 रुपए का अनुदान मिलता वो बंद कर दिया। लेकिन उपभोक्ताओं पर जो मार पड़ी है, पिछले दिनों फरवरी में जो फिक्स चार्ज थे 1 करोड़ 13 लाख उपभोक्ताओं पर 12% की बढ़ोतरी की और 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई। 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार ये घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ा था। हम लोगों ने मांग करी थी कि जो फिक्स चार्ज के 2.97 पैसे हैं उनको माफ किया जाए, पर ये ठुकरा दिया। इसी तरीके से जो फ्यूल चार्ज पिछली बीजेपी की सरकार में 30 पैसे प्रति यूनिट था, अब वो 58 पैसे हो गया। और जिस तरीके से 31 जून तक जमा कराने के नाम पे, स्थायी चार्जेस को जमा कराने के नाम पे जो 2000 से 5000 का अतिरिक्त भार डाला, उसने उद्योग जगत की कमर तोड़ दी। पिछले 3 महीनों में सरकार ने एक तरीका और निकाला। किसानों पे, उनके घरों पे अचानक वीसीआर के नाम पे छापे मारने शुरू किए और 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक की इस तरीके की वीसीआर भरी गई और सेटलमेंट के नाम पे 25% कम करके उनसे लाखों रुपए वसूलने की कोशिश की।
मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे जिस तरीके का ये वीसीआर भरने का खेल हुआ, शर्मनाक है। राजस्थान का किसान हैरान और परेशान है। मित्रों, इस सरकार ने बेरोजगार नौजवानों से भी वायदे किए थे। एक आकलन के मुताबिक राजस्थान में इन्होंने 2 बजट में लगातार कहा कि हम 1 लाख 1.5 लाख के करीब भर्तियां करेंगे। 1,16,000 भर्तियां हुई, मात्र 16,000। मुझे ध्यान है 25 ऐसी भर्तियां हैं जो छोटी से लेकर बड़ी तक, प्रशासनिक चपरासी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक, वो तमाम भर्तियां 25 भर्तियां लंबित हैं और उन 25 के बीच में भी 4,000 से भी मामले न्यायालय में विचाराधीन है। यानी वो जब तक न्यायालय में फैसला नहीं होगा तब तक बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाएंगे। आशास्पद है 2000 डॉक्टर्स की भर्ती हुई, उन भर्तियों को यकायक अचानक निरस्त कर दिया। करोड़ों रुपए उनके फीस के वसूले गए। 5,000 लोगों ने भर्ती में भाग लिया। एक तरफ तो कोविड की चुनौतियां थी और दूसरी तरफ एकदम से इस तरीके से भर्तियों का निरस्त होना कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को उजागर करता है। मित्रों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र इस सीमित समय में नहीं हो सकता, लेकिन आप जानते हैं कि जिस बात का मैंने जिक्र किया, बिजली के मामले में राजस्थान जो देश के सर्वाधिक जहां टैरिफ ज्यादा है उन प्रदेशों में पहले नंबर पर है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इनको भी सुपरसीड करते हुए जो टैरिफ है कॉमर्शियल 500 यूनिट से ज्यादा, उसकी टैरिफ है 8.95 रुपया। इसी तरीके से घरेलू उपभोक्ताओं को जो टैरिफ है 500 यूनिट के कंजप्शन पे 7.95, 7 रुपए 95 पैसे ये रेजिडेंशियल है। ये देश के सर्वाधिक 10 प्रांतों की सर्वाधिक टैरिफ है। मैं जिक्र कर रहा था बेरोजगारी के साथ साथ बेरोजगारी भत्ते के लिए आपने घोषणा की। सरकार ने मोटे मोटे जो आकलन किया कि लगभग 24-25 लाख के आसपास ऐसे बेरोजगार हैं जिनको भत्ते की आवश्यकता है, उस मापदंड में आते हैं, लेकिन सरकार ने लगभग 1.5 लाख, और 1.5 भी नहीं, जो मुझे बताया 70,000 के करीब 3500 रुपए की जो बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की, वो कहा। मित्रों, ऐसा लगता है कि राजस्थान अब अपराधों की राजधानी हो गया है। जिस तरीके से अप्रैल में बेशक कुछ कम हुए, लेकिन मई के बाद लगातार जुलाई तक के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कुल 1,07,072 गंभीर अपराध के मामले दर्ज हुए जुलाई तक, और जिसमें 60,000 मामलों में अभी तक अपराधी पकड़ से बाहर हैं। 2,972 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, 947 मामले हत्या के दर्ज हुए, 559 लूट के मामले दर्ज हुए, और अफसोस होता है अनुसूचित जाति के बलात्कार के 3,988 मामले दर्ज हुए। इसी तरीके से जनजाति के खिलाफ 1,092 मामले दर्ज हुए। और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में बजरी माफियाओं का आतंक है, किस तरीके से पुलिस पर हमले हुए, और मुझे लगता है कि शायद राजस्थान सरकार की इजाद की गई पुलिस की पंचलाइन बदली, जिसमें ये कहा गया आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन ऐसा लगता है कि अपराधी बेखौफ हो गए और जनता में आतंक है, लेकिन सरकार अभी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस कालखंड में जिस तरीके से पंचायती राज एक बड़ी एजेंसी है जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास को गति मिलती है, रोजगार का सृजन होता है और लोगों में भरोसा पैदा होता है, पंचायती राज के 73वें संशोधन के पश्चात जो वित्त आयोग ने 20,000 करोड़ की राशि ग्रामीण विकास पर खर्च करने के लिए कहा, वो अन्यत्र हस्तांतरित की है। और बहुत लंबे अरसे से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद होने से बहुत लोग परेशान हैं।
सरकार यही नहीं रुकी। हम सब मानते हैं कि गौ माता हमारे सामाजिक जीवन का प्राण है, हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था का भी प्रतीक है, भारत की राजस्थान के समाज की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देती है। तो पिछले दिनों अनायास लगातार जिस तरीके से विधानसभा में धड़ाधड़ बिल लाए गए और उन बिल के पीछे जो मंशा थी वो बाद में पता लगी, क्योंकि सरकार राज्यपाल महोदय को तो आरोपित कर रही थी कि राज्यपाल महोदय सदन को आहूत करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। उसकी बहुत चर्चा व्यापक हो चुकी, लेकिन राज्यपाल महोदय को जो तर्क दिया गया कैबिनेट में, कहा कि हम लोग कोरोना पर चर्चा करेंगे। अफसोस हुआ कि 14 तारीख को केवल बहुमत साबित करके और सदन से भागने की कोशिश की। उसके बाद एक सीमित सी कोरोना की चर्चा की, लेकिन इस सरकार ने बिजली पे, किसानों के कर्जे पे, अपराधों पे, बेरोजगारी पे, टिड्डी के हमले पे कोई चर्चा नहीं की और सरकार सदन से भाग खड़ी हुई। पर सड़क से कैसे बचेगी? 33 में से 32 जिले अभी भी टिड्डी के आतंक से किसान मुक्त नहीं हुए और जो फाका पैदा होगा वो एक चुनौती पैदा कर रहा है। लेकिन जो पीछे नुकसान हुआ राजस्थान के किसानों का, 90,000 हेक्टेयर में हमला हुआ और ऐसे 12 जिलों में तो साफ तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों का हुआ। उनकी गिरदावरी नहीं हुई, उसको किस तरीके से मुआवजा मिलेगा? लेकिन मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार सदन से भाग सकती है, लेकिन जनता से कैसे भागेगी? इसलिए हमने ये आज आपके समक्ष हल्ला बोल का आगाज किया है। मैंने कोरोना की चुनौती में मानता हूं, मर्यादाएं भी हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं का आग्रह करूंगा कि वर्चुअल तरीके से जितना आक्रमण किया जा सके, हल्ला बोला जा सके, बोलना चाहिए। और हमने सामान्य तौर पर कहा है कि फिजिकली भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इस सरकार के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा करें, लोगों की आवाज बने। और इसलिए हम लोगों ने कहा है कि सरकार 4 महीने से बिजली के उपभोक्ताओं के बिल माफ करे, फ्यूल चार्ज और स्थायी शुल्क को वापस ले, कटौती बंद करे, फर्जी VCR बंद करे और किसानों की सब्सिडी को 33 रुपए की जो सब्सिडी थी उसको लागू करे। साथ ही साथ अभी 31 तारीख को हम लोग सभी जो हमारे GSS हैं, AN ऑफिस हैं, JN ऑफिस हैं, एक्शन ऑफिस हैं, उस पर हम लोग धरना करेंगे। 2 तारीख को हम लोग SDM हेडक्वार्टर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए और वहां अपना विरोध जाहिर करेंगे। और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और विधायक ये जिला कलेक्टर्स के माध्यम से प्रदेश में 20 महीनों से जो अराजकता पैदा हुई है, जिन मुद्दों का जिक्र किया, उन तमाम मुद्दों को लेकर, इसमें किसानों की, टिड्डियों के हमले की, बिजली की, स्कूल फीस की, पंचायती राज के पैसे के ट्रांसफर होने की, नौजवानों की, कोरोना के कुप्रबंधन की, स्वास्थ्य योजनाओं की जो बदहाली है, जैसे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को सरकार ने बंद किया और महात्मा गांधी राजस्थान आयुष्मान भारत योजना, ये इतना लंबा टाइटल बदलने में महीनों लगाए, लेकिन आज भी आयुष्मान भारत का लाभ राजस्थान की जनता को नहीं मिल रहा। खासतौर पर कोरोना के कालखंड में जो नॉन कोरोना पेशेंट थे उनको तकलीफ हुई। दूसरी तरफ जो निजी अस्पताल हैं वो सरकार से अपने पैसे की जो लाखों हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपया है, उसके जो सरकार ने उन्होंने जो सहूलियत दी थी वो पैसा भी बकाया लंबित है। इस वजह से वो अस्पताल उसको आगे चालू नहीं कर पा रहे, लेकिन लोगों को नीचे तक उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। सब लोग जानते हैं कि पिछली सरकार के दौरान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से 30,000 से 3 लाख तक का इलाज ऐसे
लगभग 35 लाख लोगों ने 2800 करोड़ से निःशुल्क करवाया था। लोगों को उसकी आदत थी, सहूलियत थी, लेकिन अब इस तरीके के कोई प्रावधान नहीं होने से सरकार के कारण लोगों को जीवन भी संकट में है और उनके इलाज की व्यवस्था भी संकट में है। हास्यास्पद सी बात है कि ये राजस्थान की सरकार बाड़ेबंदी के लिए भी मशहूर है, कहने को जादूगरी के लिए मशहूर है, झूठ के लिए मशहूर है, लूट के लिए मशहूर है, लेकिन जिस तरीके से मामलों को लंबित करने के लिए मशहूर है, इसी क्रम में सरकार ने जो इस कालखंड के दौरान जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो सुचारू तरीके से शासन चलना चाहिए था, बात लोकतंत्र के सुशासन की करते हैं, लेकिन एक दूसरा चेहरा राजस्थान की जनता ने इस सरकार का देखा है। मैं ये मानता हूं कि चुनौतियां हैं संक्रमण की, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नाते जनता की मांग थी। हम लोगों ने जब अवसर मिला सदन में भी पुरजोर तरीके से ये मांग उठाने की कोशिश की। जोधपुर के किसान अभी आंदोलनरत है, सरकार उस आंदोलन को कुचलने की तैयारी में है, उन पर ज्यादतियां कर रही है। हमारे अपने कार्यकर्ताओं पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और नीचे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर भी महामारी अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए। मुझे लगता है कि सरकार एक बार फिर दमन पर उतरेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं को निवेदन करूंगा कि मर्यादा में, अनुशासन में, कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए अपनी बात को मुखर तरीके से उठाएं। ये आगाज है, अंजाम नहीं है, लेकिन मैं भरोसा देता हूं कि हम सब लोग मिलकर राजस्थान की जनता को, क्योंकि हमारे बहुत बड़े नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। मुझे लगता है कि अपने हक के लिए ये लड़ाई की शुरुआत है। हम लोग निरंतर इसी तरीके से राजस्थान के हक के लिए, हितों के लिए लड़ेंगे। आप सब लोगों ने आज मुझे सुना और मैं समझता हूं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता मुझे सुन रहे हैं, अपनी बात को अधिकांश लोगों तक, नीचे तक, क्योंकि सोशल मीडिया ये एक ऐसा मंच है जो आपकी बात को मुखर तरीके से पहुंचाएगा। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने आज हल्ला बोल कार्यक्रम का शुभारंभ 9:30 बजे किया गया और इस हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की सरकार जिन वादों के साथ, जिन मुद्दों के साथ और जिस जनता को विश्वास दिला के सत्ता के अंदर काबिज हुई है, आज हम सब कार्यकर्ता उन्हीं बातों की चर्चा परिचर्चा करेंगे। किस तरीके से जनमत को गुमराह करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया और किस तरीके से प्रलोभन के आधार के ऊपर, गुमराह करने के आधार के ऊपर एक दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के आधार पर सत्ता पे काबिज होने वाली सरकार पिछले 1.25 साल के अंदर अगर इसका लेखा जोखा हम सब देखने का काम करें तो निष्कर्ष इस बात तक हम पहुंचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। इन्हीं के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि यदि 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन 1.25 साल बीत जाने के बाद भी आज भी आशा भरी निगाहों से किसान इस उम्मीद के सहारे बैठा है कि साहब मेरा कर्जा माफ होगा। आज भी केसीसी के माध्यम से ऋण लेने वाले किसान आज भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार तो कभी हमारी सुनेगी। कई किसान ऐसे हैं कि जिस कर्ज माफी के नाम पर जो समय पे उनको वापस पैसा लौटाना चाहिए बैंकों का, वो बैंकों का पैसा भी नहीं लौटाया और बैंकों का पैसा समय पे नहीं लौटाने की वजह से भारी भरकम रकम बैंकों के अंदर देनी पड़ रही है या बैंकों के माध्यम से किसानों की जमीनों को कुर्क करने के आदेश उपखंड अधिकारी के माध्यम से निकाले जा रहे हैं। और एक ने अनेकों उदाहरण इस बात के मिलेंगे कि किसानों की जमीन को कुर्क करने का काम भी बैंकों के माध्यम से किया गया। लेकिन उसके उपरांत भी सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी कमी खामियों को छिपाने के लिए, अपने द्वारा किए गए वादों को छिपाने के लिए सरकार अनेकों प्रकार के हथकंड अपनाने का काम भी कर रही है।
और ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाने का काम कर रही है कि जिन घटनाओं का भारतीय जनता पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, उनको ऊपर भी दोषारोपण करने का काम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व करने का काम कर रहा है। और आपने देखा भी होगा कि प्रदेश के मुखिया के तो सुबह चाय पीने के साथ ही सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शब्दों के माध्यम से उनके दिन की शुरुआत होती है। सुबह चाय का कप हाथ में और उसके उपरांत कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप, कभी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप, कभी मोदी जी के ऊपर आरोप, कभी अमित शाह जी के ऊपर आरोप, कभी संघ परिवार के ऊपर आरोप, और ये रात होते होते सोते समय भी एक ना एक आरोप लगाकर और फिर सोने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से दूर भागने का काम भी कर रही है, और अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश की आवाम की समस्याओं का समाधान करे, उनके सर्वांगीण विकास का काम करे, उनके लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए। लेकिन इन कामों करने के बजाय सिर्फ सरकार कभी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती है कि हमारे हिस्से का पैसा हमें नहीं मिला, कभी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को अस्थिर करना चाह रही है, कभी आरोप लगाते हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया और डिप्टी मुखिया के बीच के अंदर 1.5 साल से कोई वार्ता नहीं है। तो भैया, आपकी सरकार चलाने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ले रखी, या हमने कोई शपथ पत्र नहीं दिया था कि आपकी पार्टी के अंदर विधायकों में जो असंतोष पैदा होगा तो उस असंतोष को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। इस बात का शपथ पत्र भी हमने नहीं दिया। आपकी सरकार चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, जनता की समस्याओं के समाधान करने की जिम्मेदारी आपकी है, जनता के सर्वांगीण विकास करने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर इस समय अवधि जब बीत जाती है तो उसके उपरांत ही जनता का अधिकार मिलता है, और उस अधिकार का सदुपयोग जब जनता करती है तो वो कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो उसके अंदर आवाज नहीं होती, लेकिन उस लाठी के अंदर ताकत बहुत होती है। मुझे लगता है कि जनता की लाठी जिस दिन पड़ेगी उस दिन उसकी आवाज नहीं होगी, लेकिन उसके परिणाम आप सबको भुगतने पड़ेंगे, इतना तो हम सबको विश्वास है। मैं बात करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर पिछले 1.25 साल के अंदर क्या हुआ। कर्ज माफी का काम नहीं हुआ। आपने वादा किया था कि बेरोजगारों को हम 3500 रुपए भत्ता देने का काम करेंगे, वो काम भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान जो पहले भत्ता दिया जा रहा था उसी के आंकड़े आपने विधानसभा के अंदर पेश करने का काम किया। एक भी नए युवा को आपने बेरोजगारी भत्ते की उस पंजीयन की श्रृंखला के अंदर जोड़ने का काम नहीं किया जिस श्रृंखला के अंदर वो जुड़ना चाह रहा था। आपने ही वादा किया था कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर एक विकास पथ बनाने का काम करेंगे। आज भी राजस्थान की जनता पूछ रही है आपसे कि आपने पिछले 1.25 साल के अंदर कितनी ग्राम पंचायतों के अंदर विकास पथ बना दिया, या सिर्फ विकास पथ की झूठी घोषणाएं विधानसभा के पटल के ऊपर करने का काम आपने किया था। आपने घोषणा की थी विधानसभा के अंदर कि हम गरीब आदमी को उस समस्या का हरण करने का काम भी करेंगे। जो अंतिम छोर के अंदर बैठा हुआ है उसको खाते में भी हम पहले 1000 रुपए देने का काम करेंगे, फिर हम 2500 रुपए देने का काम करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले आंकड़े सबके सामने आए कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर लाखों श्रमिकों का पंजीयन है, लेकिन उसके उपरांत भी चंद 2.5 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन के अंदर जो किए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसमें आपने स्वीकृति जारी की है। 24 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख, अभी भी करीबन लाखों लोग उस लाइन के अंदर लगे हुए हैं जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे खाते के अंदर भी पैसे आएंगे। आपने वो काम भी पूरा नहीं किया जो हर वर्ष हर सरकार ये वादा करती है कि साहब ज्यादा नहीं तो हम 15 किलोमीटर मिसिंग सड़क हर विधानसभा के अंदर बनाने का काम करेंगे। पिछले 1.25 साल के अंदर 1 किलोमीटर भी मिसिंग सड़क बनाने का काम आपने नहीं किया। पिछले 1.25 साल के अंदर एक भी कृषि विपणन बोर्ड से आपने सड़क बनाने का काम नहीं किया। उल्टे हमारी सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उन योजनाओं को भी आपने बंद करने का काम किया। भामाशाह योजना के तहत पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने गरीब आदमी को 3 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करने का काम किया था, लेकिन उस योजना को भी आपने बंद करने का काम किया। जो गरीब आदमी को भोजन कराने वाली योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना, उस योजना को भी आपने 1.25 साल तक बंद किया, और अब इंदिरा रसोई योजना के नाम से आपने सिर्फ नाम चेंज करके फिर उस योजना की शुरुआत आपने की है। आज भी राजस्थान के अंदर वो गरीब और ऐसा व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ा हुआ नहीं है,
जो सरकार ने अधिकार दिया है कि यदि कोई खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ा हुआ नहीं है और पात्र व्यक्ति है, वो संबंधित उपखंड अधिकारी के यहाँ अपील करेगा और अपील के अंदर उसकी जांच होके वो खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ सकता है। पिछले 4 महीने के अंदर खाद्य सुरक्षा सूची का पोर्टल भी आपने बंद कर रखा है। मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर जिन वादों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ जनता का मत आपने धोखे से प्राप्त किया है, वक्त आने के ऊपर जनता तो आपको उसकी सजा देगी, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आपकी नैतिकता कहां चली गई। आपने अभी कुछ दिनों पहले आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिराना चाहती है। कम से कम राजस्थान की जनता को आप बता तो दे कि ऐसे कौन से विद्वान विधायक आपकी पार्टी के हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पैसे लेने का काम किया है। वो सूची तो एक बार जारी कर दे, जनता जानना चाहती है कि आपके विधायक ऐसे कौन से हैं जो जनता की सेवा की जगह इस तरीके के कृत्य के अंदर वो शामिल है। लेकिन वो सूची भी आप राजस्थान की जनता को बता नहीं रहे। चलो उसको छोड़ो, कम से कम ये तो बता दो कि आपने ऐसे विधायकों को चिन्हित किया होगा तो उन विधायकों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, वो भी आप नहीं कर रहे। राजस्थान की जनता आज दुखी और परेशान है। कोविड-19 की लड़ाई भी आपने नहीं लड़ी, सरकार ने नहीं लड़ी, कोविड-19 की लड़ाई भी जनता ने लड़ी है। जो एक जगह से दूसरी जगह प्लान करने वाले जो श्रमिक थे, उन श्रमिकों को रोककर जो शेल्टर शुरू किए गए थे, उन शेल्टरों के अंदर भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, वहां रहने खाने की संपूर्ण व्यवस्था भी जन सहयोग से की गई है। उन सेंटरों में यदि आपका पैसा एक भी लगा हो तो आप सूची तो बता दें कि इन सेंटरों के अंदर इतना पैसा सरकार का लगा है। कोविड-19 की लड़ाई के अंदर भी जो ऐसे व्यक्तियों को भोजन कराने की जिम्मेदारी थी, वो भी उन संस्थाओं ने, उन व्यक्तियों ने, उन भामाशाहों ने भोजन कराने का काम किया है जिनके मन में दया और सहनशीलता और सहानुभूति थी। आपकी सरकार ने तो 26 कैटेगरी की घोषणा की थी कि इन कैटेगरियों की घोषणा हम कर रहे हैं, इस कैटेगरी के व्यक्तियों की सूची बनाकर इनको भी हम अनाज देने का काम करेंगे, लेकिन आपने वो काम भी नहीं किया। आज भी उस कैटेगरी की सूचियां उपखंड कार्यालय के अंदर ही फाक छांक रही है, वो आपके जिला कलेक्ट्रेट तक भी नहीं पहुंची, सरकार तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। आपने उन लोगों को भी फ्री के अंदर राशन देने का काम नहीं किया। और रही बात ये, मैं सीधा सीधा आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि आपकी सरकार ने तुष्टीकरण की और वोट बैंक की राजनीति के आधार के ऊपर काम किए। जो खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं थे, जो बीपीएल की सूची में नहीं थे, जो एपीएल की सूची में नहीं थे, आपने उपखंड कार्यालयों के माध्यम से जो सूची तैयार करवाई गई थी, वो सूची भी उन जरूरतमंदों की सूची शामिल नहीं है। ऐसे लोग शामिल किए गए उस सूची के अंदर जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, जिनके मकान पक्के बने हुए हैं, जिनकी जमीन बहुत ज्यादा है, जो पहले से साधन संपन्न व्यक्ति है। उस सूची के अंदर भी अगर वास्तविकता के अंदर आप जांच कराओगे तो ऐसे ऐसे परिवारों के नाम आपके सामने आएंगे जो चौंकाने वाले हैं, जो आम आदमी भी कह सकता है कि साहब इनको राजकीय सहायता की आवश्यकता नहीं थी, ये तो वैसे ही सक्षम है। उस सूची को भी सिर्फ वोट बैंक की और अपने लोगों को, अपने नेताओं को संतुष्ट करने के लिए वो सूची बनाई गई थी। कोविड की लड़ाई के दौरान भी आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, हम मिलकर लड़ेंगे। आज भी मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं कि इस कोविड की लड़ाई, अगर ये संक्रमण फैला तो आपके पास चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए संसाधन नहीं है। आप बड़े बड़े घोषणाएं तो आप विधानसभा के अंदर इस तरीके से कर रहे थे, पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा टेस्टिंग हम कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर मेडिकल फैसिलिटी को हमने डेवलप किया, पूरे भारत के अंदर हमारा एक मॉडल तैयार हुआ है, उस मॉडल की चर्चा पूरे अन्य स्टेट भी कर रहे हैं। लेकिन आरयूएचएस के अंदर भी आपकी आवश्यकता के अनुसार वेंटिलेटर आपके पास नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने पेशेंट जिस तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, उतनी फैसिलिटी देने के लिए सरकार के पास और निजी चिकित्सालयों के अंदर भी जो आपने कैटेगरी तय की, उस कैटेगरी के अंदर वो लोग भी पल्ला झाड़ रहे हैं। जो आपकी निर्धारित शुल्क है, उस निर्धारित शुल्क के अंदर वो भी इलाज नहीं कर रहे, लेकिन मजबूरी के अंदर वो व्यक्ति अपने परिवार को खोना नहीं चाहते, परिवार के किसी सदस्य को खोना नहीं चाहते, इसलिए मजबूरी के अंदर सरकार के द्वारा तय किए गए मापदंडों से भी अधिक पैसा देकर अपना इलाज करा रहे हैं। और मेरी बात असत्य हो तो आप उन मरीजों से जांच करवा लो जो मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराकर बाहर निकल कर आए हैं। एक बार उनके घर जाके सरकार के किसी नुमाइंदे को भेजकर आप जांच तो करवा लें कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जो सरकार ने मापदंड तय किए थे उससे अधिक राशि देकर अपना इलाज करा के आए। आप हमेशा आरोप लगाते हो कि भारत सरकार ने राजस्थान को कुछ नहीं दिया।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लाख परिवार ऐसे हैं, कितने खाते ऐसे हैं जो जनधन के खुले हुए खाते हैं, उनके खातों के अंदर पहले 500 रुपए की किस्त, फिर 500 रुपए की किस्त और फिर 500 रुपए की किस्त, 3 किस्तें 500 रुपए की उन खातों के अंदर आई है। जो उज्ज्वला योजना के अंदर जो जुड़े हुए उपभोक्ता है, निःशुल्क रूप से 3 महीने तक निःशुल्क सिलेंडर भराने का काम भारत सरकार ने किया है। जनधन के खातों में पैसे डालने का काम भारत सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत अभी कुछ दिनों पहले 17,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में डालने का काम किया है। आज भी राजस्थान के अंदर लगभग 60 लाख से अधिक किसानों के खातों के अंदर 2,000 रुपए की पहली किस्त, फिर दूसरी किस्त और फिर तीसरी किस्त, एक साल के अंदर 6,000 रुपए किसानों के खातों के अंदर सीधा पैसा आ रहा है, जिसके अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आज भी भारत सरकार के द्वारा एक ने अनेकों योजनाएं ऐसी चली है जिन योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थी को मिल रहा है। उन योजनाओं के अंदर पशुपालन के अंदर 15,000 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार के द्वारा दी गई है। चिकित्सा एवं अन्य मेडिकल स्टाफ के लिए जो वेंटिलेटर आपको मिले हैं वो भारत सरकार के कोष से मिले हैं। जो मास्क आपको मिले हैं, जो दस्ताने आपको मिले हैं, जो किट आपको पीपीई किट आपको मिले हैं, वो भारत सरकार के द्वारा लाखों की संख्या के अंदर आपको मिले हैं। फिर भी उसके उपरांत भी आप कह रहे हो कि भारत सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही। मनरेगा योजना के अंदर भी जिस तरीके से आप वाहवाही लूट रहे हो कि राजस्थान पूरे भारतवर्ष के अंदर एक मॉडल साबित हुआ है, नरेगा के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश राजस्थान बना है। आप ये बता सकते हो कि राजस्थान के अंदर जो रोजगार नरेगा योजना में मिला है उसमें राजस्थान की सरकार ने कितनी राशि देने का काम किया है? भारत सरकार की राशि से रोजगार जो मिला है नरेगा के अंदर वो भारत सरकार की राशि से मिला है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर भी लगभग 65,127 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान को मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर भी 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की रियायती ऋण मिले हैं। इसी तरीके से ईपीएफ योगदान में भी राजस्थान को काफी पैसा मिला है। 3 कैटेगरी, जिसके अंदर वरिष्ठ नागरिक है, जिसके अंदर दिव्यांग है, जिसके अंदर विधवा महिलाएं हैं, 1,000 रुपए अतिरिक्त पेंशन राशि 3 महीने तक लगातार उनके खातों में भेजने का काम भारत सरकार ने किया है। एक ने अनेकों योजनाएं भारत सरकार की थी जो आज सीधा लाभार्थी के खाते के अंदर पहुंच रहा है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की जनता के साथ जिस तरीके का व्यवहार राजस्थान की सरकार कर रही है, इसका परिणाम तो आने वाले वक्त के अंदर आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त के दौरान जिस तरीके की एक के बाद एक निर्णय आप ऐसे कर रहे हो, जिन निर्णयों का कुप्रभाव राजस्थान की जनता के ऊपर पड़ रहा है। बिजली की जिस तरीके से वीसीआर लाखों रुपए के अंदर भरी जा रही है, किसी किसान के मकान के अंदर रहने वाले सदस्यों की संख्या 3, वो 3 सदस्य उस एक मकान के अंदर कितनी बिजली का उपयोग करेंगे। लेकिन आपके इंजीनियरों के द्वारा जो वीसीआर भरी जाती है वो पॉइंटों के आधार पर भरी जाती है। 15 बल्ब के पॉइंट है, 8 पंखे के पॉइंट है, आपने गीजर लगा रखा है, चाहे गीजर का उपयोग ही नहीं हो रहा हो, आपने एसी लगा रखा है, चाहे एसी का उपयोग नहीं हो रहा हो, आपने हीटर लगा रखा है, चाहे हीटर का उपयोग नहीं हो रहा हो, आपने 5 कूलर लगा रखे हैं, चाहे कूलर का उपयोग ही नहीं हो। 3 व्यक्तियों का परिवार बिजली का कंजम्पशन कितना करेगा? लेकिन उसके उपरांत भी पॉइंटों के आधार के ऊपर जो वीसीआर भरी जा रही है और लाखों रुपए की वीसीआर भरी जा रही है। और मेरा सीधा सीधा आरोप है टारगेट बेस के ऊपर जो वीसीआर भरी जा रही है। आप याद रखना मेरी बात को, वक्त आने के बाद भी कई गुना वीसीआर जनता भरने के लिए तैयार बैठी है आपकी, लेकिन समय का इंतजार है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। और आखिरकार समय वो आएगा जब आपकी वीसीआर जनता भरेगी, लेकिन उस वीसीआर की लाठी के अंदर आवाज नहीं होगी, उसके अंदर फैसला ही होगा। इसी तरीके से वर्तमान में जिस तरीके से आपने वादा किया था कि उपभोक्ताओं के अंदर 1 रुपए भी बिजली की दरों के अंदर वृद्धि नहीं की जाएगी, लेकिन आपने सरचार्ज के नाम पर, फ्यूल चार्ज के नाम पर, अतिरिक्त राशि के नाम पर हजारों रुपए के बिल की वसूली जो उपभोक्ताओं के माध्यम से आप कर रहे हो। और जिन बिजली कंपनियों के माध्यम से आप बिलिंग करा रहे हो ना, उन बिलिंग करने वाली कंपनियों के द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा दी गई गलत तरीके से रीडिंगों को भी
आपके AN, JN, HN उसके अंदर कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। जो बिल आ गया वही ऊपर वाले का प्रमाण है, आपको जमा कराना ही पड़ेगा, नहीं तो कनेक्शन काटने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इस तरीके का आचरण और इस तरीके का जनता के साथ व्यवहार ये उचित नहीं है। आप हमेशा कहते हो कि मेरी सरकार संवेदनशील सरकार है, मेरी सरकार पारदर्शी सरकार है, मेरी सरकार जवाबदेही सरकार है। ना तो आपकी सरकार जवाबदेही है, ना आपकी सरकार पारदर्शी है, और ना आपकी सरकार संवेदनशील है। भ्रष्टाचार का आलम इस तरीके से राजस्थान के अंदर फैला हुआ है जिसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। और इस भ्रष्टाचार के ऊपर तो आपके महकमे, आपके विभाग के महकमों को किस तरीके से लूट का अड्डा आपके मंत्रियों ने बनाया है पूरी राजस्थान की जनता जानती है। उसके बारे में मुझे ज्यादा बयान करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की जनता इस बात को भी जानती है कि आपकी सरकार किन वादों के साथ आई थी। रोडवेज के कर्मचारियों के साथ आपने धोखाधड़ी करने का काम किया है। उन कर्मचारियों को सहानुभूति दिखाकर और उन कर्मचारियों के विश्वास को तोड़ने का काम भी किया है। 2.25 साल बीत जाने के बाद भी, सेवानिवृत्त होने के बाद उनको पेंशन का लाभ या सेवानिवृत्ति का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिला। उनका पेंशन का पैसा जो मिलना चाहिए वो पैसा उनको नहीं मिला। उनकी जो भत्ते मिलने चाहिए थे वो भत्ते उनको नहीं मिल रहे। आज भी वो दरदरे की ठोकरें खाने के ऊपर रोडवेज के कर्मचारी मजबूर है, और आने वाले समय के अंदर उनकी हाय आपको निश्चित रूप से लगेगी। आपने संविदा कर्मियों से भी वादे किए थे, बड़े वादे संविदा कर्मियों से किए थे। हमारी सरकार आ गई तो एक कमेटी का गठन करके 2 महीने के अंदर आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन विभिन्न विभागों के अंदर लगे हुए संविदा कर्मी, आप उनको समस्याओं का समाधान करना तो दूर, उन संविदा कर्मियों को उन विभागों से बाहर निकालने का, बाहर का रास्ता और दिखा रहे हो। यह उचित नहीं है। आपने वादे उन लोगों से भी किए थे जिनके विधानसभा चुनाव से पहले धरने चल रहे थे, और उन धरनों के ऊपर आपकी पार्टी के नेता माइक पकड़ के बड़े बड़े वादे करके आए थे। लेकिन उन वादों के अंदर भी एक भी वादा पूरा करने का काम 2.25 साल के अंदर आपने नहीं किया। आज भी एक भी महकमा ऐसा नहीं है जो महकमा ये कह सके कि साहब हमने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम किया है। आपने वादा इस बात का भी किया था कि युवाओं को हम रोजगार जनरेट करने का काम करेंगे, जो विभागों के अंदर वैकेंसियां, उन वैकेंसियों को भरने का काम भी करेंगे, सरकारी नौकरियां देने का काम भी करेंगे। पहली बात तो आपकी वैकेंसी निकलती नहीं, फिर वैकेंसी निकलने के 6 महीने बाद के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है। फिर भर्ती प्रक्रिया के बाद में जब आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करा ली जाती है तो 2.25 साल बाद में जो अभ्यर्थी ये सोचता है कि कुछ दिनों बाद में मेरी नौकरी लगने वाली है, आपकी सरकार का निर्णय आता है कि उस वैकेंसी को, एग्जाम को निरस्त कर दिया गया। कुछ दिनों पहले मेडिकल के अंदर भी आपने यही किया है, कुछ कमी खामी का बहाना लेकर आपने उस वैकेंसी को निरस्त किया। जो भी युवा साथी ये सोच रहे थे कि कुछ दिनों बाद में मैं चिकित्सा के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अपनी सेवा देने का काम करूंगा, मैं भी कोविड की लड़ाई के अंदर अपना सहयोग देने का काम करूंगा। लेकिन 2 दिन पहले जो आपका फैसला आया सरकार का, वो सेवा करना तो दूर, आने वाले समय में उनकी आजीविका चलना भी अब मुश्किल हो गया। क्योंकि जहां वो नौकरी कर रहे थे, आपकी इस सरकारी नौकरी के बहाने वासी भी वो रिजाइन कर चुके। अब वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। मेरा मानना है कि 2.25 साल के अंदर सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिस काम के आधार पर यह कहा जा सके कि वास्तविकता के अंदर सरकार ने जनहित का एक ऐसा काम तो किया है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हाँ, वास्तविकता के अंदर जो पारदर्शी सरकार, संवेदनशील सरकार या जवाबदेही सरकार होने का दावा कर रही थी, वो कहीं ना कहीं एक जगह तो टिक रही है। मैं उस बात का जिक्र भी करूंगा, जो क्राइम के आंकड़े इस लॉकडाउन के बाद में, जब अनलॉकडाउन हुआ उसके बाद में जो आंकड़े बढ़े हैं, उन आंकड़ों की चिंता हम सबको है, क्योंकि समाज के हम भी एक अंग है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, आम सीधे साधा व्यक्ति जो जीवन यापन करता है, उस सीधे साधे व्यक्ति के साथ जो घटनाएं लूट की हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है, पुलिस हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठी है। आज भी बहरौड़ की जो घटना राजस्थान को कलंकित करने का काम कर रही है। बहरौड़ की जो घटना हुई, इस घटना के बाद जो उत्साह पुलिस के मन में विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास भी आप खो चुके हो। क्या राजस्थान की सरकार के पास जो दावा है इस बात का कर रही है कि हमारे 125 विधायक हैं,
क्या राजस्थान के मुखिया का विश्वास एक भी व्यक्ति पे, एक भी विधायक के ऊपर नहीं है? वो विधायक इस बात का विश्वास अर्जित कर सके अपने मुखिया का साथ मैं गृह मंत्री बनने के लायक हूं। लेकिन 2.25 साल बीत जाने के बाद भी गृह मंत्रालय एक इंडिपेंडेंट विभाग नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके जिसके आधार के ऊपर यह कहा जा सके कि डे बाय डे की मॉनिटरिंग के बाद जो राजस्थान की के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, उन घटनाओं का हम डे बाय डे मॉनिटरिंग करके उन घटनाओं को रोकने का काम करेंगे। जोधपुर की घटना किसी से छिपी हुई नहीं है और जोधपुर की घटना के अंदर जिस तरीके से एक ही परिवार के 14 व्यक्तियों ने आत्महत्या की, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। लेकिन सरकार ने घटना के कई जी बीत जाने के बाद भी कारणों का जनता के सामने लाने का काम नहीं किया कि किस वजह से कोई व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। कोई साधारण परिवार में बात होती है तो उस बात के आधार पर 14 परिवार हत्या है या आत्महत्या है, इसका निष्कर्ष भी अभी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन वो भी चीजें सामने आनी चाहिए। राजस्थान की जनता ये भी जानना चाहती है कि आपके 1 महीने का जो घटनाक्रम चला और उस 1 महीने के घटनाक्रम के उपरांत जो बातें सामने आई, आप भी के असंतुष्ट है। मैंने इस बात को स्वीकारा कि कुछ सैद्धांतिक मुद्दों के ऊपर हमारा मतभेद था। कुछ मंत्रिमंडल के अंदर हमारे सहयोगियों को नहीं लिया, जिनको लिया उनको विभाग ढंग का नहीं दिया, जिनको विभाग दिया उनके अधिकारी उनकी चॉइस ही नहीं लगाए। तो क्या राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि आने वाले समय में भी आपकी सरकार की अस्थिरता ऐसी बनी रहेगी या आपके झगड़े ही निपटाने का काम आप करोगे या जनता की समस्याओं का समाधान करने का काम भी करोगे? बड़े बड़े वादे आपने बजट घोषणाओं के माध्यम से भी किया है, लेकिन उन बजट घोषणाओं को भी धरातल के ऊपर अभी तक उतारने का काम नहीं किया। बजट घोषणा ही हुई है, उनका एक्शन प्लान नहीं बना, एक्शन प्लान बना है उनकी अप्रूवल नहीं हुई, अप्रूवल हुई है तो उनका बजट नहीं है, बजट मिल गया तो उनके टेंडर नहीं हुए, टेंडर मिल गए तो उनका वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। आज भी 2 साल बीत जाने के बाद भी राजस्थान की जनता अपने विकास को तरस रही है। और आप कहते थे कि बड़ी बड़ी बातें इस आधार के ऊपर आप पंचायत राज का शुरुआत हमने की है, पंचायत राज हमारी देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर की धरती से पंचायत राज की शुरुआत की। हम अधिकारों को केंद्रीकृत करना नहीं चाहते, हम अधिकारों को विकेंद्रित करना चाहते हैं और उसी के अंदर हमारे पंचायत राज का हमारा एक कल्पना थी। आपकी सरकार बनने के बाद में भारत सरकार की जो भी किस्तें थी वो सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में आ रही है, लेकिन 3 किस्तें ड्यू हो चुकी है आपके, और 3 किस्तें ड्यू होने के उपरांत भी आपकी सरकार ने पैसा रिलीज करने के आदेश सिर्फ कागजों में जारी किए हैं। वो पैसा आपकी ट्रेजरी से ग्राम पंचायतों के खातों में नहीं पहुंचा है। और आप कहते हो कि हम विकास की परिकल्पना लेकर चलने का काम करते हैं। आज भी राजस्थान के सरपंच इस बात को लेकर उद्वेलित हैं, उनके मन में ठेस है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुना है हम उनके विश्वास के ऊपर खरे नहीं उतर रहे। और आज भी राजस्थान के सरपंच अगर कोविड-19 की ये वैश्विक बीमारी नहीं होती तो अब तक तो आपके सचिवालय तक पहुंच जाते। आपने तो अपनी नैतिकता से दूर जाकर, नैतिकता से बाहर निकलकर, अपने उस कर्तव्य से बाहर निकलकर, अपने उन संविधान की मर्यादाओं से बाहर निकलकर कह दिया था कि महामहिम को अगर जनता घेरेगी तो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन श्रीमान आज भी राजस्थान के उन सरपंच जनप्रतिनिधि जो जनता की उम्मीदों के ऊपर खरे सिर्फ इसलिए नहीं उतर रहे क्योंकि आपकी सरकार के द्वारा उनको कोई राशि नहीं दी जा रही है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर आपकी सरकार के खजाने से पैसा निकलकर उस ग्राम पंचायत के खजाने में जाए ताकि सरपंच साहिबान उसका विकास कर सके। मैं इस अवसर के ऊपर उन बातों को भी याद करना चाहूंगा जो इस सरकार से बड़े बड़े उम्मीदें रखते थे। मंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी छोटे छोटे स्टेडियम हम बढ़ाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हम खेल के मैदान बनाने का काम करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हम स्पोर्ट्स की फैसिलिटी डेवलप करने का हम काम करेंगे। लेकिन 2.25 साल बीत जाने के बाद भी आज भी ग्रामीण क्षेत्र के युवा जिनमें सामर्थ्य है, शक्ति है, जोश है, उत्साह है, उमंग है, आज भी अभावों के अंदर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सरकार का कोई सहयोग उन तक नहीं मिल रहा। और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने के लिए जो बजट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
चाहे वो भत्ते के रूप में ले लो, चाहे उनके ट्रांसपोर्टेशन के रूप में ले लो, ऊंट के मुंह में जीरे के समान पीटीआई को भत्ता दिया जा रहा है। वो पैसा भी सरकार पर्याप्त नहीं दे रही जिसके आधार पर उन प्रतिभाओं को तराशने का काम कर सके। इसलिए आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 4 कार्यक्रम लिए हैं। पहला कार्यक्रम ये आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो 9:30 बजे हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई, उसके बाद में सांसद महोदयों के द्वारा की गई, उसके बाद में विधायक और पूर्व विधायक, अब उसके बाद में प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों के पदाधिकारी, मंडल के कार्यकर्ताओं तक हल्ला बोल कार्यक्रम आज जो किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को हम सफलता के मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। हमारी कल संभाग स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 31 तारीख को जो विद्युत विभाग के ऑफिसों के ऊपर हमारा जो धरना है, जो हमारा प्रदर्शन है, जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं, दुपट्टा पहन के और अपने अनुशासन के तहत जो एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी, उस एडवाइजरी की पालना करते हुए हम उन कार्यक्रमों को आयोजित करने का काम करें। संख्या बल हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन कोविड के नियमों की पालना करते हुए हम हमारा प्रदर्शन करने का काम करें। 2 तारीख को उपखंड के कार्यालय के ऊपर हमारा कार्यक्रम रहेगा, 4 तारीख को जिला स्तर के ऊपर कार्यक्रम रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जनता के प्रतिपक्ष की नाते जनता के उन सब मुद्दों को उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाने का काम करेंगे और जनता की भावनाओं के अनुसार, जनता की हर समस्या के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करके सरकार को घुटनों के ऊपर लाने का काम करेंगे, ताकि सरकार उन समस्याओं के समाधान करने का काम करे। सरकार पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम विधानसभा का सत्र जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, कोविड की बहस के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता ने देखा है कि विधानसभा के सत्र के दौरान किस तरीके से एक ही दिन में 13 बिल पारित करने का काम किया, बिना बहस के बिल पारित करने का काम किया। किसी भी माननीय विधायक को बिना बहस में हिस्सा लिए उनको अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने नहीं दिया गया। सदन के दौरान प्रश्नकाल नहीं हुआ, शून्यकाल नहीं हुआ, स्थगन नहीं हुआ, ध्यानाकर्षण नहीं हुआ। विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के तहत हमें जो अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों का उपयोग भी विधानसभा सत्र के दौरान नहीं हुआ। और इस बात की टीस सभी मान्य विधायकों को भी है और विधायकों के साथ साथ जनता को भी उम्मीद थी कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारी बातों को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखने का काम करेगा जो हमने अपने मत के माध्यम से उसको चुनकर वहां भेजा है। लेकिन उन अपेक्षाओं के ऊपर भी सरकार ने हमें खरा नहीं उतरने दिया, ताकि हम जनता की बात उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रख पाते। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से, आम जन से, जो भी इस फेसबुक के लाइव के माध्यम से जुड़े, उनसे निवेदन है कि हम पूरी ताकत के साथ, पूरे अनुशासन के साथ और पूरे कार्यकर्ताओं की सक्रियता के साथ इन कार्यक्रमों को हम पूरा करने का काम करेंगे। आज के फेसबुक लाइव में आप सब जुड़े, मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद और बधाई दूंगा। आशा और उम्मीद करूंगा कि हमारे इन सब बातों को निश्चित धरातल तक पहुंचाने का आप काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।